नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ह्यूमन राइट वॉच ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली कहाँ का है तो यूएस का है, यानी कि अमेरिका का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार के हितों में लड़ने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसका नाम है ह्यूमन राइट वॉच ने अभी हाल ही में जो चीन का सिंजियांग प्रांत है जो बड़ा चर्चा में बना रहता है, सिंजियांग प्रांत के जो भी उइगर मुस्लिम हैं इनके ऊपर जो भी अपराध किए जा रहे हैं उसकी जाँच के लिए आईसीसी में रिक्वेस्ट करी है, यानी कि अपील करी है। अब आईसीसी कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो नहीं, तो बिल्कुल नहीं। आईसीसी क्या है मैं उसके बारे में पहले बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले समझिएगा कि जो ये ह्यूमन राइट है इसने उइगर मुस्लिमों के ऊपर जो बात कही है ये प्रांत कौन सा है। तो ये आप जो मैप देख रहे हैं ये इंडिया का मैंने इसमें इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो इंडिया का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है सिंजियांग प्रांत से लगता हुआ है, राइट। अब सिंजियांग प्रांत चर्चा में क्यों है मैं उसका एक उत्तर आपको बता दूं। एक प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि सिंजियांग प्रांत भारत के कौन से ऐसे हिस्से को टच करता है। तो भारत का जो अक्साई चीन क्षेत्र है, यानी कि जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है, जैसे पीओके है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ऐसे ही अक्साई चीन है जिसका ऐसा भाग, ये कोने वाले भाग जो ऐसे हैं जिनके ऊपर चाइना ने कब्जा जमा के रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों के साथ में सिंजियांग प्रांत अपना सीमा बनाता है, राइट। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अक्साई चीन है, या कह सकते हैं किसके साथ सीमा बनाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सिंजियांग के साथ में, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो ये मैप आपको मैं दूसरा मैप दिखाई दे रहा हूँ, ये आपका जो पूरी तरीके से जो मैप दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पूरी तरीके से सिंजियांग का प्रांत है। अब इस सिंजियांग प्रांत में एक ऐसा अनुमान है ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन का कि लगभग 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर कैद में हैं। और वैसे भी सिंजियांग प्रांत में कई बार चर्चा में रहता है क्या कि वहाँ के मुस्लिम जो हैं उनके ऊपर बुर्का पहनने के ऊपर प्रतिबंध है, रोज़ा रखने के ऊपर प्रतिबंध है, दाढ़ी रखने के ऊपर प्रतिबंध है। ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध ऐसे हैं जिनके ऊपर इवन पाकिस्तान भी बात नहीं करता। एक उसका सबसे ज़्यादा मित्रवत देश पाकिस्तान भी इसके ऊपर बात नहीं करता कि भाई साहब आप अल्पसंख्यकों के ऊपर बेकार की बातें कर रहे हैं या बेकार के काम कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ऐसी सारी चीज़ें आप समझिएगा, इसीलिए ह्यूमन राइट वॉच ने आईसीसी में अपील करी है। तो मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी के बारे में समझ लीजिएगा। ये है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये अपील यहीं क्यों करी गई है, राइट। तो जितने भी क्राइम संबंधित मसले होते हैं, यानी कि चाहे वो अपराध का मामला हो, क्राइम ही है। अब इस क्राइम के मामले के ऊपर क्या किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, अपील करी कहाँ पे, आईसीसी में। अब ये आईसीसी के बारे में बात समझिएगा। इस आईसीसी की स्थापना हुई थी रोम ट्रीटी के बाद। अब ये रोम ट्रीटी क्या है, यानी कि रोम संधि क्या है, तो रोम संधि जो हुई थी वो 1998 में हुई थी, 1998 में हुई थी। और इसीलिए आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी हेडक्वार्टर भी रोम के शहर इटली में है। अब इसमें ये लागू कब हुई या बनी कब, तो ये टीटी भाई साहब बनती है 1 जुलाई 2002 को ये लागू होती है। यानी कि बना ये टीटी साइन कब हुई, तो 1998 में। लेकिन ये लागू कब से होती है, तो 1 जुलाई 2002 से ये टीटी लागू हुई। और इसी टीटी के तहत दुनिया भर में जो भी क्राइम संबंधित मसले होते हैं इसके सारे मामले आईसीसी के पास जाते हैं, यानी कि इटली के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जाते हैं। वर्तमान में आईसीसी में जो मेंबर की बात करूँ तो 139 मेंबर इन आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट में वर्तमान में 139 देश सदस्य की भांति हैं, लेकिन चाइना इसमें सदस्य देश नहीं है। अब ये बात बनती है इस बात के लेकर के क्या सिंजियांग प्रांत के ऊपर ये आईसीसी हस्तक्षेप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो एक अन्य विषय होगा। लेकिन आपको जो भी फैक्ट थे आईसीसी के बारे में या जो भी फैक्ट थे ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो सारे थॉट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। आई होप समझ में आ गए होंगे। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपना। दूसरा प्रश्न है कि रूस ने 2025 तक स्वयं का निजी स्पेस सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो ये पिक्चर देखिएगा, और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये है 3 BHK का कह सकते हैं फ्लैट है, तैरता हुआ। तो यही जो आप ये वर्तमान में ये देख रहे हैं ये है सोलर पैनल, ठीक है। सोलर पैनल, ये इससे पैनल लगे हुए जिससे कि ऊर्जा प्राप्त करता है ये पूरा। मैं इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, आप साथ साथ में वीडियो देख लीजिएगा कैसे ये काम करता है कैसे काम नहीं करता है। तो बात क्या है, अभी ये अलग होने की बात क्यों कर रहा है रशिया, तो इसके बारे में समझिएगा। मैं पूरी आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता दे रहा हूँ इसके बारे में, कैसे क्या आईएसएस की स्थापना हुई, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कैसे स्थापना हुई, और क्या क्या कुछ चीज़ें हैं रशिया के बारे में, या रशिया ऐसा फैसला क्यों ले रहा है। तो समझिएगा, बात यह है कि जो स्थापना करी गई थी इसकी, आईएसएस की स्थापना करी गई थी, उसके लिए 1998 में इसकी स्थापना करी गई थी। जाक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी, नासा यानी कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए, रॉसकॉस्मोस यानी रशिया की, और सीएसए यानी कनाडा की स्पेस एजेंसी, इनने 1998 में इसकी स्थापना करी थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रशिया अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि रशिया ने 2024 तक ही इस संधि के तहत जुड़ा हुआ था। यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया 2024 तक ही एक टीटी साइन करके रखी हुई थी कि 2024 तक ही रहेंगे। अब रशिया को जाहिर सी बात है या तो टीटी को आगे बढ़ाता या तो संधि को आगे बढ़ाता। अब संधि को आगे ना बढ़ा करके फैसला क्या लिया रशिया ने कि अब हम अपना निजी स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको कुछ एक डेटा दे रहा हूं। क्या डेटा है, डेटा देख लीजिएगा कि क्या है।
ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 93 मिनट में 93 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर काट लेता है। पहली बात, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी का एक चक्कर कितनी देर में काटता है, तो 93 मिनट में काटता है। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि एक दिन में यह 15.5 परिक्रमण करता है पूरी पृथ्वी की। तो ये सारी घटना मैंने आपको बताई ISS की। एक फैक्ट मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो आपके लिए काफी मददगार होगा, कि ये आपकी है अर्थ, और अर्थ के आउट में 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर कोई भी ऑर्बिट गति करता है, यानी या कोई भी 3 ऐसी क्षेत्र होते हैं जहां पर क्या होता है, कोई भी सैटेलाइट को भेजा जाता है। तो जो पहली आपको ये दिखाई दे रही है, ये पहली वाली लेयर दिखाई दे रही है, ये इस लेयर का नाम है लो अर्थ ऑर्बिटर, लो अर्थ ऑर्बिट। ये लगभग 450 किलोमीटर के आसपास होती है। और ये आपकी जो होती है ये मिडल होती है, मिडल अर्थ ऑर्बिट। और जो सबसे बाहर वाली होती है ये ऑर्बिट कहलाती है हायर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हायर अर्थ ऑर्बिट। तो जो ये ISS तैरता रहता है वो कहाँ तैरता रहता है, इसी लेयर में, यानी कि लो लेयर में, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ये चलता रहता है और ये बाकायदा काम अपना करता रहता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। कुछ और फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वर्तमान में रशिया के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा भी क्या क्या मिशन है वो भी आप समझ लीजिएगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो देखो, इंडिया के कुछ मिशन चर्चा में है। कौन कौन से मिशन है, तो एक तो गगनयान है, आदित्य L1 है। गगनयान पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे भारत से। कह सकते हैं पहला मिशन ऐसा होगा जिससे भेजा जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि 2022 में भेजा जाएगा, ड्यू टू कोविड रिलेटेड इशू है, इनको डिले किया जा रहा है। और इसके अलावा चंद्रयान 3 की भी घोषणा करी गई है और एक शुक्र मिशन की भी घोषणा करी गई है। किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। तो ये इंडिया के फ्यूचर प्लान्स हैं जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रयान 1 और 2 भेजे जा चुके हैं, 1 2008 में और 2 वर्तमान में अभी हाल ही में इसी गत वर्ष 2019 में भेजा गया था। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात को लेकर। अच्छा, इसके अलावा लूना का बात करें तो लूना 25 रशिया का एक मिशन है, लूनर स्टेशन मिशन है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन अभी हाल ही में आपने पढ़ा कि स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। तो ये 3 रशिया द्वारा भी हाल ही में प्रोग्राम स्थापित किए जा रहे हैं वर्तमान में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चाइना की बात करूं तो चाइना का चांग E5 पिक्चर में आप देख पा रहे हो, चांग E5, तियानवेन फर्स्ट ये भी आपका एक चंद्र मिशन है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखते हैं तो यूएई का सबसे पहला भी होप मिशन लॉन्च किया गया है। होप भी अंतरिक्ष मिशन था, यानी कि जो भी होप मिशन लॉन्च किया गया था, या अभी आपने देखा कि फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट जो रशिया की थी, सॉरी यूएई की थी, उनका नाम था नोरा अल मातरूसी। यानी कि ये कहाँ जाएंगी, ये भी कहीं जाएंगी, तो ये कहाँ जाएंगी, ये भी इसी स्थान पर जाएंगी। जो आप ये स्थान देख रहे हैं, ये स्टेशन देख रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, नोरा भी यहीं पर ही जाएंगी। ठीक है, आगे अगर बात करें हम इसके अलावा यूएस की, तो यूएस का एक आर्टेमिस मिशन क्या है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि 1969 में नासा ने सबसे पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया था, जो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते इस मिशन को। अब दिक्कत क्या है, यूएस अभी फिर से दोबारा दूसरा आर्टेमिस मिशन भेजेगा, यानी कि पहली बार ऐसा मिशन भेजेगा जिसमें एक महिला भी साथ में होगी और चंद्रमा पर ही जाएंगे। ठीक है, अब दिक्कत इस बात की है कि ऐसा क्या है दोबारा फिर से आप भेजने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो चंद्रमा के अब यहाँ पर जो आर्टेमिस मिशन है ये डिफरेंट 4 लेयर में पूरा किया जाएगा, यानी कि 4 अलग अलग पार्ट में पूरा किया जाएगा। पहली बार इसका ट्रायल होगा, दोबारा फिर से ट्रायल होगा, तीसरी बार इसमें मानव भेजा जाएगा, और चौथी बार दुनिया में पहली बार अमेरिका भेजने जा रहा है। दुनिया में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अमेरिका की धरती से पहली बार एक महिला जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टेमिस मिशन है, चंद्र मिशन एक दूसरा। और दूसरा भी जो वर्तमान में चर्चा में रह रहा है कि परसेवरेंस मिशन, जिसमें आपने देखा इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर वगैरह। ठीक है, ये कहाँ के लिए, मार्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में रिपोर्ट जारी करी है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ना क्लियर हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो भी दिक्कत होती है। खैर, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी है। तो क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बारे में पूरा परिप्रेक्ष्य में हम देख लेते हैं फटाफट। तो ये ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 की लिस्ट जारी हुई है और ये बेसिकली बात क्या कर रही है, CO2 उत्सर्जन की बात करी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के ऊपर ही टोटल फैक्ट एंड फिगर बात करी जाएगी इर्द गिर्द। ठीक है, तो क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या डेटा है, उन सबको समझेंगे एक एक करके हम CO2 के बारे में। तो देखिएगा, रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा 2019 की तुलना में 1.4% कम हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब हमने थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी प्राप्त कर ली है, 1.4%। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत में कोयले की जो मांग होगी इस घटनाक्रम में 2021 के दौरान में 9% की वृद्धि भी होगी। तो ये तो खराब बात है कि यानी कि एक बात कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 की तुलना में अभी हम वर्तमान में कम भी कर रहे हैं 1.4%, और दूसरी बात ये भी करें कि कोयले की मांग में 9% की वृद्धि भी होगी। तो ये भी एक दिक्कत बात है। इसके अलावा एक बात और डेटा ध्यान रखिएगा कि क्या वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से जो भारत है वर्तमान में 60% नीचे चला गया, यानी कि हम दुनिया की अपेक्षा, जो दुनिया भर के देश हैं, एक ऑन एवरेज निकाला जाए तो उससे हम 60% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ
ये एक और आपको डेटा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ही यूरोपीय यूनियन भी कर रहा है। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन भी लगभग भारत की जैसे ही काम कर रहा है। उसके पास भी कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है वो 60% नीचे है दुनिया के एक ऑन एज एवरेज से, ठीक है। लेकिन फिर भी जो पूरी दुनिया है वैश्विक स्तर पर, पूरी दुनिया में लगभग 35 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ये अपने फैक्ट में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत जरूरी है कि 35 गीगाटन उत्सर्जन करते हैं वर्तमान में हम, ठीक है, भारत और यूरोपीय यूनियन फिर भी। इसके अलावा अगर बात करें और एक फैक्ट की बात करें तो दुनिया में 2021 में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रहा वो 5 बिलियन टन रहा, 5 बिलियन टन रहा पूरी दुनिया में। और जो 35 गीगाटन देख रहे हैं भारत की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। भारत और यूरोपीय यूनियन जैसे देश 35 गीगाटन उत्सर्जन करते हैं और पूरी दुनिया में 5 बिलियन टन उत्सर्जन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का। तो ये सारी रिपोर्ट किसकी है? ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 की। बात समझ में आ गई हो? आई होप समझ में आ गई हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। बहुत ही साधारण प्रश्न है, 23 अप्रैल को मनाया गया, क्या क्या फैक्ट है देखिएगा। तो 23 अप्रैल को जो मनाया गया, यह दिन स्पेनिश लेखक हैं, उनका नाम है मिगुएल डी सर्वेटीज। ये 17वीं सदी के लेखक हुए हैं। इनकी पुण्यतिथि पर यह मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। और एक बात बता दूं आपको कि 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है, यानी कि जो विश्व कॉपीराइट दिवस है वो भी मनाया जाता है। आप लोग कई बार देखते होंगे कि यूट्यूब में किसी का वीडियो दूसरे का डाल दिया उठा करके तो आपके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो आपके नाम के ऊपर ही रजिस्टर्ड है, राइट। जैसे अगर सपोज दैट मैं अपना मेरा वीडियो को अगर व्यक्ति डालता है तो उसके ऊपर मैं कॉपीराइट दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनल वीडियो है, ठीक है। खैर बात समझ में आ गई हो तो आप आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की अर्थव्यवस्था पर आंकड़े जारी करे हैं। तो क्या है आंकड़े और क्या है ये S&P ग्लोबल रेटिंग ग्रुप, सारी बातें समझते हैं। तो ये एक अमेरिका का एक एजेंसी है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था या दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर अपने आंकड़े जारी करता रहता है समय समय पर। तो इसने क्या कहा है कि 2021-22 की जो अर्थव्यवस्था रहेगी, अर्थव्यवस्था काल रहेगा, इसमें जो भारत ग्रो करेगा वो 11% दर से ग्रो करेगा, यानी कि उसकी जो वृद्धि दर होगी भारत की अर्थव्यवस्था वो 2021-22 में 11% की दर से बढ़ेगी। अच्छा, यही बात S&P ग्रुप कहता था, क्या कहता था कि 2021-22 में पहले जो अंदाजा लगाया था वो 10% का रखा था। अभी इतना ज़्यादा क्यों रखा हुआ है वो बात समझिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखो भारत के आंकड़े इतना बढ़ कैसे गए। दुनिया बात ये है कि दुनिया भर में अब जो टीकाकरण की गति है वो टीकाकरण की गति बढ़ चुकी है, ठीक है। टीकाकरण की गति बढ़ चुकी है। टीकाकरण की जो गति बढ़ी है इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे अब कोविड केसेस घटेंगे। जब कोविड केसेस घटेंगे तो अर्थव्यवस्था में जो सुधार है वो भी सुधार कार्य होंगे, राइट। तो ये टीकाकरण के कारण ही ग्लोबल अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से सुधार होने की आवश्यकता है या हो रहे हैं, देखेंगे इस बात को। तो ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग का एक कह सकते हैं डेटा है। इस डेटा को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिका में नस्लवाद के शिकार हुए 2020 में एक नस्लवाद यानी कि काले गोरे के चक्कर में एक शिकार हो गए। कौन? जॉर्ज फ्लॉयड शिकार हो गए थे। इनकी हत्या के आरोप में अभी हाल ही में अमेरिकी पुलिस अधिकारी डेरेक चाउमिन ना कहना, डेरेक चाउमिन को दोषी करार दिया गया है, ठीक है। अब जब जॉर्ज फ्लॉयड मर गए, चूंकि एक अश्वेत व्यक्ति थे, मैं अभी आपको सारी पिक्चर के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, तो इनके लिए एक ब्लैक अभियान चलाया गया, ब्लैक लाइव मैटर्स, यानी कि काले लोगों की भी जिंदगी अहमियत रखती है, ठीक है। एक ऐसा अभियान चला और पूरी दुनिया में अमेरिका जो सीख देता रहता है बड़े बड़े पैमाने पर कि दुनिया भर में ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और वो पूरी दुनिया में 2020 में पूरी दुनिया में एक बिल्कुल निशाने पर आ गया नस्लवाद के चक्कर में। ये बात सच है कि आज भी चाहे वो भारत हो या अन्य देश हो, नस्लवाद के शिकार सारे होते हैं। चाहे वो फिल्म उद्योग ही देख लीजिएगा, वहाँ भी सुंदर व्यक्ति को ही दिखाने का प्रयास किया जाता है। और ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप देखिएगा कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के आरोप में जो अमेरिकी पुलिस अधिकारी डेरेक चाउमिन है, अब थोड़ी सी पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, शायद आपकी चीज़ें क्लियर हों। तो जो ये आप पिक्चर देख पा रहे हो वर्तमान में, जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है यही है डेरेक चाउमिन, ठीक है। और जिनके ऊपर ये घुटने रख के बैठे हुए हैं, ये वर्तमान में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यही हैं फ्लॉयड, ठीक है। जॉर्ज फ्लॉयड जो हैं ये अफ्रीकी अश्वेत व्यक्ति थे, जो अमेरिकी के थे व्यक्ति, वर्तमान में अमेरिका के ही रेजिडेंस थे, रहने वाले अमेरिका के ही थे, लेकिन कहने का मतलब अफ्रीकी मूल के थे। और इनके ऊपर ये आरोप ये था कि इन्होंने $20 की कहीं से चुरा के भागे हुए थे, ठीक है, मात्र $20। अमेरिका की पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी डंडा चलाए, या ऐसे कोई अधिकार अमेरिका की पुलिस के पास नहीं है। अब दिक्कत इस बात की है कि $20 चोरी के आरोप में इसने गर्दन पे ऊपर घुटना रख करके इसको मार दिया, और जबकि ये चिल्लाता रहा कि इसे ऑक्सीजन नहीं जा रही है, इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, ऐसी घटनाएं सुनाता रहा। अब ये जो आप दूसरी पिक्चर देख रहे हैं, दूसरी पिक्चर में इसके ऊपर सुनवाई हुई। हालांकि देखने वाली बात यह कि ट्रंप प्रशासन में इसको तो दोषी तक करार नहीं दिया गया, ये भी बात सोच लीजिएगा आप। बाइडेन ने क्या किया, बाइडेन महाराज जब आए तो इन्होंने सबसे पहली बात यही रखी, और इन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि जो व्यक्ति मर गया, जो जॉर्ज फ्लॉयड जो मर गए थे, उन्हीं के ऊपर एक एक्ट ही बना दिया, और उस एक्ट का नाम था जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट।
राइट। मैं फिर से दोहरा दूं, जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट। करना क्या था, इसमें पुलिस सुधार कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति अब ऐसा दोबारा भविष्य में नहीं करेगा, ठीक है। नस्लीय हिंसा को रोकने के लिए पूरा कानून बनाया गया, जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट 2021। तो इसी व्यक्ति के ऊपर ये सुनवाई हो रही है और ये सुनवाई में अपनी बातें बता रहा है कि हमने क्या किया, या जाहिर सी बात है जब सुनवाई होती है तो व्यक्ति अपना पक्ष प्रतिपक्ष दोनों चीज़ें रखता है। और वर्तमान में जैसे ही सारी बातें होती हैं, इनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं और आरोप सिद्ध होने के बाद इनको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। तो यानी कि इनको अब सजा होगी, और सजा कैसी होगी, हत्या के आरोप में सजा होगी। ये बहुत बड़ी बात है, एक तो दोषी करार देना और दूसरा इनके ऊपर हत्या के आरोप में कार्यक्रम चलाए देना, वो अलग अलग चीज़ें होती दोनों, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट यानी मृत्युदंड आधारित रिपोर्ट जारी करी है। क्या है ये रिपोर्ट, क्या सारे डेटा हैं, इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है, क्योंकि ये हर साल कई बार आप हर साल डेटा आपका ये आता है और कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि एमनेस्टी के ऊपर। तो देखिए ग्लोबल फिगर क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि रिकॉर्डेड 483 ऐसे केसेस, 483 केसेस एक्सक्यूशन के देखने को मिलते हैं। कितने अलग अलग देशों में, 18 अलग अलग देशों में 2020 में, यानी कि 483 लोगों को मृत्युदंड दिया गया 18 अलग अलग देशों में, ठीक है। और एक बात कहता है कि जो डिक्रीज हुआ है मामला, वो 26% जो मृत्युदंड था, मृत्युदर थी, वो कम हो गई है। किसकी तुलना में, 2019 की तुलना में। यानी कि जो 2019 में मरे व्यक्ति वो थे 657 व्यक्ति, बात समझे। तो जो 657 व्यक्ति मरे और घट कितने गए, 26% कमी हो गई। यानी कि क्योंकि कमी कैसे हो गई, क्योंकि इसके पहले 2019 में 657 लोगों को हैंग किया गया, यानी लटकाया गया या मारा गया। अलग अलग तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और अब की बार जो ये पूरे डिकेट में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरे डिकेट में, पास्ट डिकेट यानी कि पूरे 10 सालों में सबसे कम आंकड़ा है मृत्युदंड का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 483 लोगों को मृत्युदंड सुनाया गया 18 अलग अलग देशों में। कब, तो 2020 में, और 26% डिक्रीज हुआ है मामला। आगे देखते हैं, मोस्ट नोन एग्जीक्यूशन टुक प्लेस इन चाइना, यानी सर्वाधिक जो मृत्युदर देखने को मिली वो चाइना में मिली। दूसरा नंबर आया ईरान का, तीसरा नंबर आया इजिप्ट यानी मिस्र का, चौथा आया इराक का, पांचवा आया आपका सऊदी अरेबिया का। तो ये डेटा जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे देश हैं। आगे कह रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिकॉर्डेड दैट 16 वुमेन वर अमॉन्ग द 483 पीपल नोन टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन 2020, 3% इन द फॉलोइंग कंट्रीज। दैट्स मीन कि 3% ऐसे व्यक्ति यानी महिलाएं रही हैं पूरे मृत्युदंड में। 3% हिस्सेदारी रही किसकी, महिलाओं की। और कितनी महिलाएं रही, तो 16। कितने में, तो आप ध्यान रखिएगा 483 में से 16 महिलाओं को भी मृत्युदंड दिया गया है। कहाँ कहाँ, तो देखिएगा, सर्वाधिक इजिप्ट, नंबर 2 ईरान, यानी कि 4, ईरान ही में सबसे ज़्यादा, माफी चाहूँगा, इजिप्ट में 4 और ईरान में 9, ओमान में 1 और सऊदी अरबिया में 2, यानी इतनी महिलाओं को क्या किया गया, मृत्युदंड दिया गया है। अब मैं आपको कुछ मेथड दिखाता हूँ और आप थोड़ा समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश हैं जहाँ पर अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं। किसके लिए, मृत्युदंड देने के लिए, ठीक है। मृत्युदंड देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। मैं आपको अलग अलग डेटा बता दे रहा हूँ, क्या क्या है क्या क्या नहीं, आप सब समझेंगे। ये अल जजीरा जो आपका इंटरनेशनल एक कह सकते हैं अखबार है, वहाँ से कुछ डेटा उठाया गया है, देखिएगा। तो ये जो आप देखते हैं कि व्यक्ति को नीचे रखा गया और ऊपर से नीचे स्लॉट गिरा दिया गया और व्यक्ति का गला कट गया, तो वो हिसाब किताब होता है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चेयर पर कैसे मारा जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट में मारा जाता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में इंजेक्शन देके भी मारा जाता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हैंगिंग यानी जो फांसी देने की पद्धति है वो बांग्लादेश, बोत्सवाना, इजिप्ट, इंडिया, इराक, ईरान, साउथ सूडान और सीरिया, यानी कि फांसी देने की व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिल रही होगी, यही फांसी देने वाली व्यवस्था है वो इसमें ज़्यादा है। इंजेक्शन के माध्यम से चाइना में, यूनाइटेड स्टेट में और वियतनाम में इंजेक्शन देकर मारा जाता है व्यक्ति को, और शूटिंग यानी कि गोली मार करके चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ओमान, कतर, सोमालिया, ताइवान और यमन जैसे देशों में व्यक्ति को क्या किया जाए, गोली मार कर किया जाए। यानी कि अलग अलग तरीके से ये हो सकती है। यानी कि आप जो डेटा देख रहे हैं वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मृत्युदंड का, टोटल डेटा मृत्युदंड का है, लेकिन अलग अलग तरीके हो सकते हैं मृत्युदंड देने के। लाइक जो आपके कह सकते हैं किस तरीके से जो आपके देखते हैं बेडिंग होती है, इलेक्ट्रिक चेयर से हैंगिंग होती है, इंजेक्शन पद्धति होती है या शूटिंग पद्धति होती है, मारने के तरीके अलग अलग, राइट। तो ये आपको डेटा थोड़ा मोटा मोटा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हमने सोर्स जो लिया हुआ है ये 21 तारीख की खबर है, हालांकि जो 22 तारीख को प्रकाशित हुई थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिएगा, प्रत्युत्तर दीजिएगा, और जब भी कुछ पूछना हो तो जरूर आप पूछिएगा निश्चित भाव से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।